आपने कई बार हमारे चैनल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से रिलेटेड न्यूज़ सुनी होगी और ये पाया होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कॉलेजियम या फिर जजेस अपॉइंटमेंट के इश्यूज में एक दूसरे से खिंचे रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ये खिंचाव कब खत्म होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन तीनों पिलर्स में राइट्स और पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बांटा गया है। इसके बावजूद जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच ये टसल हमें बार बार देखने को मिल जाती है। कितने सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट उलझते आए हैं। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार के 2 फैसलों को छोड़ दें तो पिछले 8 सालों से इस मामले पर देश के एपेक्स कोर्ट और सरकार के बीच टग ऑफ वॉर देखने को मिली है। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये लड़ाई है क्यों, या इस लड़ाई का रूट कॉज क्या है? क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इस मुद्दे पर कभी एक साथ नहीं आ पाते? इन सारी बातों का जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको इस मामले की बारीकियों के बारे में बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ये टसल किस वजह से है। जजेस के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसका रूट कॉलेजियम सिस्टम और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। इस मसले को डिटेल में समझने से पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई सख्त चेतावनी को जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बड़ी बात कह दी है जिससे सुनकर लगता है कि फ्यूचर में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शंस जारी कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड जजेस की अपॉइंटमेंट पर सरकार से बेहद नाराज है और इसी बात को लेकर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट पर ऐसे टाल मटोल करने का रवैया छोड़ दे, वरना उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच का ये मेन कंसर्न हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी महीनों से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बैंगलोर की पिटीशन की सुनवाई कर रहा था, जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के डिले से जुड़ी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 70 रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 11 दिसंबर 2022 से पेंडिंग है। इनमें से 7 नाम ऐसे हैं जिसे कॉलेजियम ने रिपीट किया है। इन रिकमेंडेशंस में अलग अलग हाई कोर्ट के 26 जजेस की ट्रांसफर्स भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने ये क्लियर कर दिया कि 9 अक्टूबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिजल्ट्स के साथ वापस आए या फिर प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स द्वारा रिकमेंडेड नेम्स सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास नहीं पहुंचे हैं और मैटर की हियरिंग अब 9 अक्टूबर के लिए फिक्स की गई है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट जजेस की अपॉइंटमेंट में एक दूसरे के आमने सामने होते रहे हैं। दरअसल देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की प्रोसेस में जुडिशरी का रोल डिसिसिव है। इसके डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह बाइंडिंग है कि वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेशंस को फॉलो करे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को कब तक अप्रूव करेगी, इसको लेकर क्लैरिटी या डायरेक्शंस ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही कॉलेजियम सिस्टम के बनने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। और यही रीजन है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच टसल सामने आती रहती है। आपको बता दूं कि पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अनबन देखने को मिली थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से जुड़े लॉ को रिपील किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल डिक्लेयर किया है, तब से ये टेंशंस और भी इंक्रीज हो गई हैं। अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन प्रिंसिपल the president has the right to appoint judges of the Supreme Court and High Court. However, due to the collegium system in practice, the final decision on appointment is taken by the Supreme Court. Under this system, the collegium includes the Chief Justice of India and 4 senior-most judges of the Supreme Court. और इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने का राइट जजेस की कमेटी के पास है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। ये सिस्टम 3 डेकेड से काफी फोर्स के साथ चल रहा है। दरअसल
कोलेजियम सिस्टम के इस स्ट्रक्चर का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पर 3 डेकेड से चला आ रहा है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम की इस फॉर्मेशन से पहले एक बड़ा इशू खड़ा हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं था जो बताए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। From 1951 to 1973, there was a tradition of making the most senior judge of the Supreme Court the Chief Justice of India. फिर तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1973 और जनवरी 1977 में 2 ऐसे फैसले लिए जिसने फ्यूचर में कोलेजियम सिस्टम का रास्ता बना दिया। 1973 के वक्त जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। इस केस में इशू सीनियरिटी का था, यहाँ तक कि जस्टिस A.N. रे जस्टिस K.S. की अपॉइंटमेंट में जस्टिस हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर एंड जस्टिस J.S. सेलात, इन तीनों जजेस की सीनियरिटी को अकाउंट में नहीं लिया गया और यहाँ से फिर कंट्रोवर्सी अराइज हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था। यह माना गया कि 3 सीनियर जजों की सीनियरिटी को सिर्फ इस आधार पर नजरअंदाज किया गया क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवनंदा भारती मामले में 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ओर से आए हिस्टोरिक जजमेंट में उन तीनों सीनियर जजों ने जो फैसला दिया था वो सरकार के पक्ष में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था और इसलिए उन 3 जजेस ने अपने पोस्ट से इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। कुछ सालों बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसी वक्त जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया और जस्टिस H.R. खन्ना को इग्नोर किया गया, हालांकि वो सीनियर थे। जस्टिस H.R. खन्ना also did what 3 senior judges had done before him. He also resigned. जजेस की सीनियरिटी पर इंक्रोचमेंट का आरोप लगाने वाले जजेस और लॉयर्स का मानना था कि इन मामलों में जुडिशरी के डिस्क्रिशन को कम कर दिया गया है। इस दौरान देश के डिफरेंट फोरम्स में इस मुद्दे पर काफी डिबेट्स चल रही थी और बाद में ये सिचुएशन क्लियर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में 3 मेजर डिसीजंस लिए और ये 3 मेजर डिसीजंस कोलेजियम सिस्टम का बेसिस बने। These are known as फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। पर सवाल ये था कि क्या जजेस अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एडवाइस एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग है या नहीं। द फर्स्ट केस रिलेटेड टू दिस was the S.P. Gupta case of 1981, which is also called the first judges case. In this, the advice of the Supreme Court in the matter of appointment of judges was defined as mere consideration. जबकि 1993 में जस्टिस J.S. वर्मा द्वारा लेड 9 जज बेंच ने इस अरेंजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और डिक्लेयर किया कि ये मैंडेटरी है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस फॉलो की जाए। कोर्ट ने कहा कि जजेस सिर्फ कोलेजियम द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसे सेकंड जज केस कहा गया। कोलेजियम सिस्टम की बिगनिंग वास्तव में इसी केस से हुई है। बाद में 1998 में तब के प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीक किया ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल्स 124, 217 एंड 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 222 इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस और कुछ दिन बाद 18 अक्टूबर 1998 को 9 जज बेंच ने जस्टिस S.P. बारूच के गाइडेंस में ये ऑर्डर किया कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट के मैटर में लेजिस्लेचर से ऊपर है, यानी कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और ये जजमेंट थर्ड जज केस से जाना जाता है। कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट दिया गया वो ये है कि ये जुडिशरी को पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल इंटरफेरेंसेस से फ्री रखेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्पिरिट में भी कंटेन है। इस सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोलेजियम उनके ट्रांसफर्स भी डिसाइड करता है। कोलेजियम ये भी देखता है कि कौन से जज को हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 9 पॉइंट्स की गाइडलाइन भी बनाई है। इन 9 पॉइंट्स के अंडर जजेस अपना काम करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। कोलेजियम की सुप्रीमेसी इस रूल से इंश्योर की गई है। ऐसा नहीं है कि कभी इस सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया amended the constitution in 2014 and created the National Judicial Appointment Commission. For this, after being passed by the Parliament, the National Judicial Appointment Commission Act 2014 and the Constitution 99th Amendment Act 2014 were notified.
The bills related to these two laws were passed unanimously by Lok Sabha on 13 August 2014 and by the Rajya Sabha on 14 August 2014. इसके बाद दोनों बिल्स को हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज ने अप्रूव कर दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलते ही एक्ट को गैजेट में 31 दिसंबर को पब्लिश कर दिया गया। 13 अप्रैल 2015 से डिसाइड किया गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट अब से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे स्टार्ट होंगी। कमीशन की फॉर्मेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124A में बनाया गया। ये कमीशन 6 मेंबर्स का था। कोलेजियम सिस्टम के जैसे ही द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज आल्सो मेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द कमीशन included the 2 senior-most judges of the Supreme Court, the Union Law and Justice Minister, and 2 eminent persons nominated. The 2 persons would be selected by a committee which would include the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of the opposition in the Lok Sabha. NJAC का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें 3 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के होंगे और 3 मेंबर्स आउटसाइडर्स थे। लॉ मिनिस्टर सरकार का हिस्सा होता है और जो 2 जाने माने सदस्य चुने जाते, उनके चयन में प्रमुख भूमिका जुडिशरी की नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष यानी पॉलिटिकल रोल ज्यादा होता। इस तरह से अगर NJAC आयोग की व्यवस्था लागू हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल खत्म हो जाता। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके कोलेजियम सिस्टम में चेंजेस तो कर दिए, लेकिन उनके ये एफर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। द सुप्रीम कोर्ट Advocates on Record Association challenged the constitutional validity of both the acts. The 5-member Constitution bench, headed by then Chief Justice of India, J.S. Kehar, gave a historic verdict on 16 October 2015 after a long hearing. In this, the Supreme Court repealed both the National Judicial Appointment Commission Act 2014 and the Constitution 99th Amendment Act 2014, terming them unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में एक्नॉलेज किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी की सुप्रीमेसी और प्रेमेसी को अटैक करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को भी वॉयलेट करता है जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है। इस वे में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इस बेसिस में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ टेम्पर कर रहा है। This decision of the Supreme Court in October 2015 is also known as the 4th Judges case. With this decision, it was decided that the appointment of judges in the Supreme Court and the High Court will continue to be done through the collegium system as usual. और इसी collegium system की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की रिकमेंडेशंस सरकार पर बाइंडिंग है, पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक ये रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसी रीजन से अगर किसी नाम में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पर कोलेजियम की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में 3 डेकेड से ये डिले देखने को मिल रहा है। हाउएवर, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑफ अक्टूबर 2015, केसेस ऑफ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन हैव इंक्रीज रैपिडली। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार फटकार भी लगाई है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से ये एटीट्यूड अभी भी कंटिन्यूड है। कुछ वक्त पहले अर्थ साइंस मिनिस्टर एंड फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कोलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट काफी वोकल थे। उन्होंने तो कोलेजियम सिस्टम को बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। उनकी बातों से ये साफ था कि वो कहना चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और सरकार को इसे बेटर बनाने में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। उनके इस आउटस्पोकन स्टेटमेंट्स ने गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच कोलेजियम को लेकर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप कर दी। कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किरण रिजिजू के इस स्टेटमेंट से काफी गुस्सा हुए थे और अचानक से इस साल मई में लॉ मिनिस्ट्री किरण रिजिजू से लेकर अर्जुन राम मेघवाल को दे दी गई। तब से उनके स्टेटमेंट्स आना बंद हो गए हैं। वैसे तो एग्जीक्यूटिव की ओर से कोलेजियम के काम में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोसीजरल डिलेज। इसीलिए अब 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्ट्रिक्ट होकर इस बात की वार्निंग दे दी है। इस बात से ये हिंट मिलता है कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन को एक मैक्सिमम लिमिट से सेट कर सकता है।
The question is whether the role of executive should increase in appointment of judges and if the collegium system should be replaced by a system like National Judicial Appointment Commission. We believe that the most important aspect related to this issue is the independence and supremacy of judiciary. ये किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता और भविष्य के लिए सबसे जरूरी है, चाहे भारत हो या दूसरे देशों का उदाहरण। हमने देखा है कि जनता की चुनी हुई सरकार भी कई ओकेजन्स पर ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी से सफर होकर कानून बनाती है और फैसले ले लेती है। ये फैसले पॉलिटिकल गेन के नजरिए से भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सुप्रीमेसी प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी हो जाती है। कॉलेजियम सिस्टम में कोई भी चेंज करने से पहले इन पहलुओं पर देश के नागरिकों को, उनसे बने समाज को, कानून के जानकारों को, सरकार को और अंत में लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को गौर करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सुप्रीमेसी से जजेस की अपॉइंटमेंट का मसला जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच भविष्य में खींचतान कम हो, इसके लिए जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस पर अमल के लिए एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाए। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।